सर अपने अगेन कमिंग बैक टू इंटरमीडिएट्स, तो जी। मैं जब अलग अलग कोई कॉलेजेस या फिर कोई ट्रेनिंग लेता हूँ तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट का जिक्र होता है। अब इंटरमीडिएट आपने बड़ी कंपनी, लोगों को लगता है बड़ी कंपनीज हैं वही इंटरमीडिएट है। अब क्या जो एक कॉमन बिजनेसमैन है जो हमारे देश में है, वो भी किसी और का तो डेटा रख रहा है, उसको कहीं ना कहीं सेंड कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो क्या वो भी इंटरमीडिएट है? भारतवर्ष में हर वो आदमी जो किसी और आदमी के बिहाफ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, सेव कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, रिटेन कर रहा है, तो वो भी इंटरमीडिएट बन जाता है। अगर मेरा एम्प्लॉय भी हो तो, अगर मैं हूं, मेरे पास 4 एम्प्लॉय हैं, उनका डेटा मैं अपने कंप्यूटर पे रख रहा हूं, तो मैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बन जाता हूं। तो मैं बिचौले या इंटरमीडिएट की परिभाषा में आ जाता हूं। मेरा जो किराना शॉप वाला है, जहां से मैं दाल सब्जी मंगाता हूँ, वो भी कंप्यूटर में जब मेरा डेटा रखता है तो वो भी इंटरमीडिएट बन जाता है। मैं फोन में अगर रख रहा हूँ आपका डेटा, तो आप तभी तो आप इंटरमीडिएट बन गए, क्योंकि आप नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। आपने एक सर्विस प्रदान करी कि फोन पर मैं आपका डेटा रख रहा हूँ और उनके बिहाफ पर रख रहे हैं। उनकी परमिशन ली या नहीं ली दूसरी बात है। तो आइदर वे आप इंटरमीडिएट बन गए। तो अधिकांश लोग, मैं तो सोचता हूँ कि लगभग 99% ऑफ जो इंडियन कंपनीज है वो इंटरमीडिएट बन जाती है। छोटी बड़ी सब, छोटी बड़ी, ये धारणा कि बॉस आप बड़े होंगे, बहुत बड़े बिग टेक होंगे तभी इंटरमीडिएट होंगे, गलत है। हर वो व्यक्ति who on behalf of another person receives, stores or transmits any particular electronic record, वो इंटरमीडिएट बन जाता है। ये धारा 21W आईटी एक्ट कहता है। और आईटी एक्ट में सेक्शन 81 है जो कहता है कि साहब मैं स्पेशल लॉ हूं, मेरे जो प्रावधान है प्रिवेल करेंगे, notwithstanding anything inconsistent contained in any other law for the time being in force। यानी कि किसी और कानून में कुछ और भी विपरीत लिखा गया है तो नो प्रॉब्लम, आईटी एक्ट के जो प्रोविजन है वो सुपरसीड करेंगे, स्पेशल हो जाएंगे। तो इसलिए इंटरमीडिएट की ये लायबिलिटी प्रोविजन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर अधिकांश तौर पर फ्लाउटिंग होती है आज के संदर्भ में। पुराने जमाने में एक और सेक्शन होता था, उसका नाम था सेक्शन 66A। ये हम लोगों ने आईटी अमेंडमेंट एक्ट में 2008 में डाला था। और उसमें खास बात ये थी कि उसमें जब आप कोई ऑफेंसिव कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट किया करते थे या जिसका मेनेसिंग कैरेक्टर होता था, तब वो दंडनीय अपराध हो जाता था। तो उसको लेकर अंधाधुंध उसका मिसयूज होने लग गया। यहां तक कि पुलिस को जब कुछ ना नजर आए वो 66A लगा देती थी। बल्कि यहां तक ऐसा भी हुआ कि मुंबई शहर में एक बार किसी राजनेता की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद एक दिन स्ट्राइक हो गई, तो किसी एक लड़की ने लिखा कि भाई व्हाई शुड बॉम्बे बी क्लोज्ड। भाई राजनेता आते हैं जाते हैं, केवल उसका ये कहना था। और किसी और एक लड़की ने उस पोस्ट को लाइक किया। उन दोनों के बरखिलाफ सेक्शन 66A पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो उनका राइट टू फ्रीडम हैम्पर हो गया। उनका राइट टू फ्रीडम स्पीच हैम्पर हो गया, उनको अरेस्ट किया गया। फिर इसको लेकर बहुत सारी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये जो सेक्शन 66A ये संविधान के प्रावधानों का वायलेशन करता है, बिकॉज इट्स वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1) and 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। और फिर तब से ये 66A आज आईटी एक्ट के लॉ बुक में नहीं है। लेकिन विडंबना की बात देखिए कि आईटी एक्ट में सेक्शन 66A हम लोगों ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इसमें रद्द कर दिया। लेकिन 2018-19 तक पुलिस 66A के मुकदमे दर्ज करती रही। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश देनी पड़ी केंद्र सरकार को कि सारे पुलिस अधिकारियों को बताइए कि साहब 66A निकल चुका है और आप कृपया ना दर्ज करें। तो क्योंकि पुलिस अधिकारियों में भी आईटी एक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसलिए जो कुछ सुन लिया, जो कुछ देख लिया, आपने पढ़ लिया, आपने वही लगा दिया। तो ये दो प्रोविजन से जो बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। और एक प्रोविजन है जो अक्सर यूज ही नहीं होता, वो होता है सेक्शन 67 आईटी एक्ट। क्योंकि पुलिस के पास जाइए कुछ अश्लील कंटेंट लेकर, वो कहते हैं इसमें क्या खास बात है, मेरे को और बड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं, जैसे कि रेप या मुकदमा या मर्डर या और किडनैपिंग के केसेस करने हैं, ये तो बहुत माइनर केस है, तो पुलिस केस दर्ज ही नहीं करती। तो सेक्शन 67 में हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा कन्विक्शंस नहीं हो पाई है और पुलिस बहुत ज्यादा हेजिटेंट होती है इस तरह के केसेस को दर्ज करने में। तो बहुत 25 सालों के एक्सपीरियंस में और अलग अलग मुकदमों में मैंने सीखा कि साहब ऐसा है कि हर पर्टिकुलर केस के यूनिक फैक्ट्स के ऊपर हम दिशा निर्धारित करेंगे कि कौन सा प्रावधान लगेगा और कौन सा इफेक्टिवली हम आईटी एक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्यूटी यह है कि आईटी एक्ट में एक मदर प्रोविजन है, मदर इंडिया प्रोविजन। मैं ऐसा कहता हूँ सेक्शन 66 रेड विद सेक्शन 43
मदर इंडिया प्रोविजन है, क्योंकि जो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है। जब हमने 2000 में कानून बनाया था तब सेक्शन 66 में कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में सेक्शन में हैकिंग डिफाइन किया, तब जमाने की बात है, और हैकिंग को एक दंडनीय अपराध दिया गया था, नॉन बेलेबल था। लेकिन 2008 में जब हमने लॉ को अमेंड किया तब पार्लियामेंट ने कहा कि साहब ये ना हैकिंग बहुत लिमिटेड ऑफेंस है, आपको उसकी ऑफेंस के दायरे को बढ़ाना होगा। तो लिहाजा हम लोगों ने इसको कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के तौर पर नई परिभाषा में इंट्रोड्यूस किया। आईटी एक्ट के बनाने से पहले भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होता था, उसके साथ जुड़ा हुआ था। आईटी एक्ट के बनाने में अपना योगदान दिया। फिर आईटी एक्ट के बनने के तुरंत बाद ये स्पष्ट हो गया कि आईटी एक्ट तो बहुत इफेक्टिव है ही नहीं, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें भूल गया है। तो हम लगातार बोलते रहे कि साहब इस कानून को आप संशोधित करिए। 3 बार भारतीय संसद ने मुझे बुलाया एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि आप आइए और बताइए कि कहाँ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए आईटी एक्ट में। और फिर जब आईटी एक्ट अमेंडमेंट्स हुए उसमें भी सरकार के साथ काफी हद तक जुड़े रहे, अपने इनपुट देते रहे। उस जमाने में जब हमने अमेंड किया था 2008 में, तब लॉ अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी आज इतने तेज रफ्तार से बढ़ रही है कि लॉ कहीं ना कहीं पीछे हो गया है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब उसको मैच करने के लिए इस लॉ में बहुत ज्यादा अमेंड करने की आवश्यकता है। तो सर ये एक काफी हैवी बुक जी, तो पूरी तरह तो मैं भी नहीं पढ़ पाया उसको, लेकिन इसका मैं एक चैप्टर देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जी। तो उस चैप्टर में आपने बात की है बच्चों के बारे में, जो हमारी यूथ है हमारी कंट्री की, और खासकर ये पॉडकास्ट बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं जिनको नहीं पता आईटी एक्ट क्या है, लेकिन उनको जानना जरूरी है। तो सर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगेन आपको 1-2 केस स्टडीज भी बता सकते हैं जहां आपने देखा है कि जनरली जो वायलेशंस या कोई गलतियां, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस जो यंग बच्चे करते हैं अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट, एंड क्या क्या, मतलब अगर मान लीजिए बच्चा पकड़ा गया जाता है, फिर उसने ऑफेंस कर दिया, बच्चा मतलब या तो 18 के बाद या बिलो 18, तो लॉ कितनी लीनियंसी इनको प्रोवाइड करता है? देखिए, लॉ ने, आईटी एक्ट ने बच्चों को लेकर कोई खासा प्रोविजन नहीं डाला। लॉ तो कहता है कि साहब मैंने आपको प्रोविजन बता दिए हैं, आप उसका पालन कर लीजिए, ना करेंगे तो आप उसका उल्लंघन करेंगे, वायलेशन करेंगे, आप पर मुकदमा हो सकता है। अब ओनली थिंग रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप 18 साल से बिलो होते हैं तब आपका मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन आपको नॉर्मल लॉ के अंदर नहीं ट्राई किया जाता, आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत ट्राई किया जाता है। आपको माइनर बोला जाता है। माइनर मींस एनीबॉडी बिलो 18 इयर्स, और लाजमी सी बात है कि आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, आपको जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, 2 चीज, एक, भारतवर्ष में प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है, दूसरा ये बच्चे आज हम बहुत छोटी उम्र में हम इनको डिवाइसेस दे रहे हैं। मेरे पास तो वो केस भी आया जहां पर एक माँ बाप ने अपनी बच्ची जैसे ही पैदा हुई और जब वो 4 महीने की तो उसको एक खिलौना दिया, 4 महीने में, और खिलौना था एक आईपैड मिनी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड। और जब वो बच्ची 6 महीने की थी तो वो इतनी ज्यादा सक्षम हो गई थी आईपैड को ऑपरेट करने में कि अपने फादर मदर्स को भी बीट कर चुकी थी। और ये तब की बात है जब उसने जिंदगी में अपना पहला शब्द नहीं बोला था। तो आजकल डीएनए अलग आ गया है। तो हम जब बच्चों को डिवाइसेस दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं साहब ये टाइम सेव करना है, मैं बिजी हूँ, चलो डिवाइस ले लो, खाना नहीं खाना, चलो फोन ले लो, शॉर्ट लिव्ड विजन। पर कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों को आप एक और धकेल रहे हैं इंटरनेट के महासागर में और भुला रहे हैं उन्हें, और कहीं ना कहीं उन्हें एम्पावर भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, हमारे पास एक केस आया। ये स्कूल है, बहुत क्रेम स्कूल है दिल्ली के आसपास, और वो वाईफाई प्रदान करते हैं सारे स्टूडेंट्स को, और सबको कहते हैं कि साहब अपना डिवाइसेस लेकर आइए। तो एक दिन देखा गया कि कोई व्यक्ति ने हमारे नेटवर्क पर अटैक किया। हैक करने के बाद जो प्रिंसिपल था उसके अकाउंट को हैक करके फिर एक मेल लिखी सारे स्टाफ को कि साहब मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा बहुत जबरदस्त अफेयर वाइस प्रिंसिपल के साथ चल रहा है, अफेयर चल रहा है, बहुत सारी अश्लील बातें भी लिख दी। अल्टीमेटली मैटर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इसको करने वाला कोई बाहर वाला नहीं था, एक 6 साल का स्टूडेंट था जो स्कूल में अपने ही डिवाइस के माध्यम से स्कूल के वाईफाई को जिसने हैक किया, प्रिंसिपल के अकाउंट को हैक किया, और उसके तत्पश्चात ये शरारतपूर्ण जो है मेल भेजी। सर कब की बात है? ये बात है सन 2017 की। आज हम 2025 में। वो 6 साल का, मतलब उसको पता भी नहीं होगा वो क्या कर रहा है। उसे कुछ नहीं पता, उसको मालूम नहीं था कि जब वो कर रहा है वो दंडनीय अपराध है, उसमें उसको 3 साल की सजा हो सकती है, 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया
पेरेंट्स यकीन ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा बच्चा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हिसाब ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखाया गया तब उन्हें आभास हुआ कि बॉस ये तो काम बहुत ठीक नहीं है। प्रॉब्लम आज ये है कि आज बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा शातिर हो गए, तो उन्हें कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करने की जरूरत है। मेरे पास एक और केस आया जहां पर बच्चे की वजह से बाप को कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। एक व्यक्ति है, उसको नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही है, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़का उससे उनका फोन ले लेता है आज का दिन कि आज स्पोर्ट्स डे है, स्पेशल जाना है, मैं आपका फोन ले जाता हूँ स्कूल। वो उस फोन के माध्यम से किसी लड़की को, वो जो स्कूल में पढ़ती है, उसको बहुत थ्रेटनिंग और ऑब्सीन मैसेज भेज देता है। और वो मैसेज इतनी ज्यादा खराब होता है कि लड़की अपने फादर को दिखाती है, फादर पुलिस में शिकायत करता है, और क्योंकि वो मैसेज उस व्यक्ति के फादर के फोन से आया है तो पुलिस आती है और फादर को अरेस्ट करके ले जाती है। तो सर, अगर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ऐसे कोई केस में मैं यहाँ तो फादर था, अगर किसी और का फोन भी लेके मैं कर दूं तो भी फिर तो दूसरा फंस गया। बिल्कुल, कानून कहता है कि जिसका डिवाइस है उसकी जिम्मेवारी। आप साबित कर दिखाएंगे कि साहब मेरी डिवाइस तो थी लेकिन मैंने नहीं किया, और कैसे साबित करेंगे? आपको भी एविडेंस के साथ साबित करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। बच्चों को एक तो सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आजकल एक बहुत जबरदस्त ओटीटी में सीरियल भी आ रखा है जो बताता है किस तरीके से सोशल मीडिया एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है बच्चों के ऊपर। मुझे लगता है आज वो जमाना खत्म हो गया कि मैं बच्चों को अपना डिवाइस दे दूंगा, भूल जाएंगे, वो बिजी मैं बिजी। सॉरी, आज वो दौर आ गया है कि आपको एक्टिवली बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा। वैसे भी बच्चों को एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें बताना होगा कि साहब ऐसी चीज कुछ गलत ना करो। और तो और छोड़ दीजिए, मैंने एक और केस देखा, ये केस कोविड-19 के दरमियान था, जब हम लोग सब बंधे हुए थे लॉकडाउन में, और उसने अपने घर से, अपने घर के वाईफाई से, अपने ही कंप्यूटर से बैठकर धमकीपूर्ण एक थ्रेट ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने थ्रेट किया कि किसी व्यक्ति को मार देंगे। उसकी शिकायत की गई, अल्टीमेटली उसको डिटेक्ट करके, इन्वेस्टिगेट करके उस घर तक पहुंचा गया। और क्योंकि वहां पर उस वाईफाई की जो ओनरशिप थी, एलोकेशन थी, उस लड़के के फादर के नाम थी, फादर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फिर मुकदमा चला गया। फादर कहता भी रह गया ऐसा मैंने नहीं किया, बट अभी कोई सबूत नहीं हुआ, फिलहाल मामला चल रहा है। और बच्चे का क्या होता है इस केस में? मतलब देखिए, बच्चा एक कोक्यूज तो बन ही जाता है क्योंकि अल्टीमेटली आपने बनाया है, तो बच्चे के खिलाफ कार्रवाई हुई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। लेकिन फादर के नाम की क्योंकि वाईफाई कनेक्टिविटी थी तो उसके फादर को भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ गए। सर, आपने जो केसेस बताए इससे मेरे को भी पीछे हाल ही में जो दिल्ली में हुआ, जो धमकी दी गई थी मेल पे कि टॉप 50 स्कूल में की बॉम्ब है और पता लगा किसी बच्चे ने किया। तो ये एग्जांपल मतलब जो भी रिसेंट ये केस हुआ, मेरे को वही याद आ गया आपके एग्जांपल से। देखिए, आजकल वो जमाना कहते हैं ना कि मजाक करने का जमाना अब चला गया है। आप हो सकता है बोनाफाइडली कुछ सही मजाक कर भी लें, लेकिन अगर उसके लीगल रैमिफिकेशंस दूसरे हैं तो संभावित तौर पर आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। देखिए, मेरा काम आज साइबर में मुझे काम करते लगभग 30 साल हो गए। मैं देखता हूँ कि साइबर में ना भंवर है। एक बार आप भंवर में फंस जाओ, बाहर अक्सर निकलेंगे तो बहुत देर बाद निकलेंगे, तब तक दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम साइबर लॉ के भंवर में ना घुसे, उसमें फंसे ना। और इसलिए आपको इस कानून के प्रावधानों के बारे में पता होना चाहिए। और नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस, कानून ये नहीं कहता कि बॉस सब चीजें छोड़ दो और फिर मेरे प्रोविजंस को फॉलो करो। नहीं, कानून कहता है बॉस ये बेसिक चीजों को ध्यान रख लो, कुछ चीजों कानून ऐसे जो कानून मना करती है वो कृपया आप ना करो, और ड्यू डिलिजेंस करो और गलत काम ना करो। बुनियादी बात है।